हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहेगी। आज हम लोग करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी के एग्ज़ाम्स का 17 सेट। इससे पहले 16 सेट ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर चैनल पे एक बार विजिट जरूर कर लें। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग करते हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम्स का 17वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए। क्या बिहार के प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल में कौन सुमेलित नहीं है? क्या बोल रहा है? सुमेलित नहीं है, उसको पता करना है। तो इसमें देखते हैं, कोसी नदी सप्तकोश की पूर्वी नेपाल से निकलती है, एकदम सही बात है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, एकदम सही बात है। ठीक है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, एकदम सही है। गंडक नदी नम्फा श्रेणी से, नेपाल से नहीं, नम्फा श्रेणी नेपाल से तो निकलती है लेकिन नम्फा श्रेणी से नहीं निकलती है, यह अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? अन्नपूर्णा, याद रखिएगा, अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। साथ साथ देखिए आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अब इसमें और 2-3 चीज़ बातें जानने के लिए, कर्मनाशा नदी, गंडक नदी। ठीक है, कर्मनाशा नदी, गंडक नदी, साथ साथ में याद रख लीजिएगा घाघरा नदी। ठीक है, ये तीनों नदी जो है ना बॉर्डर बनाती है, किसके साथ? बिहार का यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है। कौन? कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी बिहार का यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है, ये तीनों नदी। ठीक है, चलिए। रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है? तो रामेश्वर कुंड है कहाँ पे? तो मुंगेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? मुंगेर में। अब देखिए कुंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आते भी है। रामेश्वर कुंड के साथ साथ याद रखिएगा राम भगवान से जुड़ा हुआ कौन कौन सा? एक तो रामेश्वर हो गया, दूसरा सीता जी। ठीक है, तो सीता कुंड भी कहाँ पे हो गया? तो मुंगेर में सीता कुंड। ठीक है, सीता कुंड के अलावा लक्ष्मण कुंड। ठीक है, याद रखिएगा जो बता रहे हैं, लक्ष्मण कुंड के साथ भरत कुंड। ठीक है, ये तीनों के तीनों ये सब जो आपको बताया, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरत कुंड और रामेश्वर कुंड, कहाँ से? तो मुंगेर से बिलोंग करते हैं। राजगीर में कौन कौन सा कुंड है? तो सुन लीजिए कौन कौन सा? सप्तधरवा कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड। याद रखिएगा राजगीर में कौन कौन सा बताया अभी? सप्तधरवा कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और गोमुख कुंड, जो कि राजगीर से बिलोंग करते हैं। चलिए, ताल मिट्टी क्या है? ताल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? क्या पूछ रहा है? नहीं पाया जाता। तो किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन डी, कैमूर में नहीं पाया जाता। कैमूर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भभुआ के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कैमूर में नहीं पाया जाता। पटना, बाढ़, भागलपुर, इन सब इलाकों में गंगा नदी का क्षेत्र इलाका है, तो यहाँ पे नहीं। ठीक है, चलिए। बिहार सरकार की संबल योजना क्या है? संबल योजना किससे संबंधित है? तो संबल योजना किसके लिए है? तो दिव्यांगजनों के लिए। ठीक है, संबल योजना दिव्यांगजन को, ऑप्शन ए। महाकवि विद्यापति क्या है? महाकवि विद्यापति किस युग के थे? तो किस युग के थे? तो मध्यकाल से जुड़े हुए थे। कौन? महाकवि विद्यापति से जुड़ा हुआ, मध्यकाल से जुड़े हुए थे। ये कहाँ के? मधुबनी के थे। महाकवि विद्यापति मधुबनी, मिथिला के मधुबनी जिले से थे, और ये दरभंगा महाराज के दरबार में थे। किसके? दरभंगा महाराज के दरबार में रहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, और महाकवि विद्यापति को मैथिली के कवि कोयल बोले जाते हैं। मैथिली के कवि कोयल बोले जाते हैं। कौन? महाकवि विद्यापति। ठीक है, और साथ साथ में याद रखिए ये महाकवि विद्यापति जी ने कीर्ति कला और कीर्ति पताका, 2 फेमस इसकी लिखित पुस्तक है। ठीक है, कीर्ति कला और कीर्ति पताका, याद रखिएगा। बिहार में जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन नहीं है? कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल बिहार में जैन धर्म का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो याद रखिए कदम कुआं, पटना। पटना में कौन सा है? कुम्हरार का, जो कि कहाँ पर? मौर्य काल से जुड़ा हुआ, यहाँ पे पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं है। क्या चीज़ का? जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल पटना में। गुनाव जी नवादा में क्या चीज़ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ जो फेमस है। तो जो गुनाव में याद रखिएगा मुनि गंधर्व स्वामी मंदिर है, जो कि जैन मंदिर से जुड़ा हुआ, मुनि गंधर्व स्वामी का मंदिर। लछवाड़ा जमुई में कौन सा जैन धर्म का मंदिर है? तो भगवान महावीर का मंदिर है लछवाड़ा में। आरा भोजपुर में तो पारसनाथ का मंदिर है। ठीक है, चलिए। बिहार के किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो कहाँ का है? तो शिवहर का। 2011 के जनगणना के अनुसार से शिवहर की जनसंख्या घनत्व बिहार में सबसे ज़्यादा है। शिवहर की जनसंख्या घनत्व कितना है? याद रखिए 1880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर 1880। समझ गए बात को? दूसरा कौन सा? दूसरा पटना है। ठीक है, अधिकतर लोग पटना टिक मारते हैं, लेकिन नहीं, शिवहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। पटना में कितना? 1827 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिवहर में, दूसरे बार पटना में। अब एक क्वेश्चन बनता है, यदि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शिवहर है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व का जिला कौन सा है बिहार में?
तो कौन सा है, याद रखिएगा कैमूर, कैमूर में, ठीक है, कैमूर जिसको आप लोग भभुआ बोलते हैं, कितना है यहाँ पे, तो कैमूर भभुआ में कितना 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता है कहाँ पे, असम का है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में, ठीक है। चलिए, अब इससे मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, तो मानस से जुड़ा हुआ तो आपको पता चल गया। मानस को यूनेस्को की सूची में भी डाला गया, यूनेस्को कब, 1985 में, याद रखिएगा। यूनेस्को में ये, यूनेस्को में क्या बोलते हैं, यूनेस्को में इसका नाम दर्ज है, कब, 1985 में, याद रखिएगा। चलिए, और क्या जान सकते हैं इसमें, अब देखिए यहाँ पे राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो राजस्थान में याद रखिएगा रणथंभौर और सरिस्का। आपको कुछ कुछ चीज़ हम बता देते हैं एक्स्ट्रा, जो कि आपको याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। राजस्थान में रणथंभौर और सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। गुजरात में गिर, आपको पता ही है। पंजाब में कौन कौन सा है, तो पंजाब में कौन है, हरिके वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। चलिए, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब वीटो का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ऑप्शन बी, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। इसमें सभी के सभी ऑप्शन में आपके सभी राष्ट्रपति ही रह चुके हैं। तो ज्ञानी जेल सिंह कब थे, 7वें, भारत के 7th प्रेसिडेंट थे, ये 7वें प्रेसिडेंट थे। ये कब से कब तक, तो 1982 से 87 तक रहे, ठीक है। इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये कब से, 1950 1962 तक। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन कौन से, तो जाकिर हुसैन तीसरे, ठीक है, और राधा कृष्णन दूसरे, ठीक है, दूसरे रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, आपको पता चल गया सारा का सारा। तो आंसर कौन सा हो गया, ज्ञानी जेल सिंह, जो कि 7th भारत के 7वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा का गठन किया गया, नीति आयोग का किसके लिए गठन किया गया, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना, नहीं। राज्य को अनुदान प्रणाली का जीर्णोद्धार करना, नहीं। राज्य के शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना, तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। कानूनी नीति आयोग किस लिए गठन किया गया, राज्यों के प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर को पहचानिए। सही उत्तर को क्या, तो इसे 1952 में गठित किया गया, एकदम सही था, यही ऑप्शन सही है। संवैधानिक निकाय, नहीं, संवैधानिक निकाय नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्य मंत्रियों द्वारा की जाती है, नहीं, राज्य मंत्री द्वारा नहीं की जाती है। ये किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, नहीं, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब शब्द आया एक जगह, नीति आयोग, तो नीति आयोग कब बना था, आपको पता, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, पेनिनसुलर पठार, पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है, तो कौन से पहाड़ी पर स्थित है, तो आपको पता, तो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अनाईमुडी किस स्टेट में है, तो याद रखिएगा केरल में। अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है, 2695 मीटर। चलिए, भारत में एशियाई चीता को, क्या है, एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया, तो किस वर्ष, 1952 ईस्वी में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है। हाल ही फिलहाल में याद होगा कि चीता को लाया गया नामीबिया से, चर्चा में बना हुआ था, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है, जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है, तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में तो पाया ही जाता है जुलू जनजाति, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के दक्षिण अफ्रीका में, साथ साथ में और कौन कौन सा, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन से, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, याद रखिएगा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ये सभी के सभी जो ना दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, सभी देश में जुलू जनजाति पाई जाती है। अब देखिए, जनजाति से होता है, चीन में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो चीन में याद रखिए उइगर मुस्लिम का बहुत चर्चा सुनते होंगे, उइगर मुस्लिम, जुआंग, तुजिया, समझिए, और कजाक, ठीक है, ये चीन की जनजाति है। भारत में कौन कौन सी जनजाति ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो भील जानते होंगे, गोंड जानते होंगे, टोडा, भील, गोंड, टोंगा, ये सभी भारत में पाई जाने वाली है। पाकिस्तान में कौन सा, कलास और पश्तून, जो कि जनजाति है, ठीक है। चलिए, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको माना जाता है, विक्रम साराभाई को माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया, विक्रम साराभाई ने कब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना की थी, 1969 को, याद रखिएगा, ये पूछ लेता है, ठीक है। अब इसमें और सभी चर्चित है, सीवी रमन कौन थे, तो सीवी रमन कौन थे, रमन इफेक्ट के लिए जाना जाता है, इसको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था,
ठीक है। 1930 ईस्वी में नोबेल मिला था किस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। किस चीज़ के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। सतीश धवन कौन है, तो सतीश धवन आपको बता दें तो क्या इंडियन स्पेस प्रोग्रामर के ये हेड रह चुके हैं सतीश धवन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और डेविड धवन इसमें से आपको पता होगा, हाल फिलहाल जो मूवी देखते होंगे तो वरुण धवन के ये पिताजी हैं, ये फिल्म डायरेक्टर है, ठीक है, डेविड धवन। चलिए, मेकाल रेंज क्या है, मेकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। अमरकंटक की पहाड़ी से उत्पन्न हुई नदियों के नाम कौन से हैं, आपको पता हो तो कौन सा, नर्मदा सोन नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात है, याद रखिए, धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, ये चर्चा में है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी बनाती है, दोनों नदियाँ नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी बनती है, इसको जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखिएगा, भ्रंश घाटी ये अरेबियन सी में गिरती है, इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कावेरी और सिंधु नदी, कावेरी साउथ की बोले तो दक्षिण भारत की नदियों में से एक है। सिंधु नदी, सिंधु नदी कहाँ पे है, तो सिंधु नदी पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, तीनों देशों में बहती है। कौन सी, सिंधु नदी। सोन नदी पता ही है, सोन नदी भारत में बहने वाली नदी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, कौन सा आरक्षित जीव मंडल है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो पढ़िए, ऑप्शन सी हो जाएगा, खांगचेंद-जोंगा, ठीक है। इसी को कौन सा जीव मंडल बोलते हैं, बोले तो आरक्षित जीव मंडल, इसी को आप लोग बोलते हो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते होंगे, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं, खांगचेंद-जोंगा को ही कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में, याद रखिएगा, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम, इतना बात याद रखिएगा। शीत मरुस्थल कहाँ पे है, तो शीत मरुस्थल कहाँ है भारत में, तो लद्दाख में, ठीक है। देहांग देवांग कहाँ पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। देहांग देवांग को आरक्षित वन जीव कब बनाया गया, 1998 में, ठीक है। और याद रखिएगा, देहांग और देवांग नदियाँ भी हैं, देहांग और देवांग नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ में से आती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नंदा देवी माउंटेन तो है, साथ में क्या नेशनल पार्क भी है, जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए, विजय अमृतराज क्या है, विजय अमृतराज इससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है विजय अमृतराज, तो टेनिस से संबंधित है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी को योग बनाना, तो क्या होगा, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। अब देखिए, पंचायती राज की कब, 73वां संविधान संशोधन 1900 कब, 73, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन कब, 1992 ईस्वी में, ठीक है, ये लाया गया था पंचायती को, ठीक है। 29 कार्य क्षेत्र भी इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। इसी तरह पूछ लेता, 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, जिसमें नगर पालिका को लाया गया था, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र थे, ठीक है। चलिए, भारत के वे राज्य कौन कौन से हैं, भारत के वे राज्य कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा राज्य के साथ साझा करते हैं, तो गोवा राज्य से कौन सी सीमा, कौन सा राज्य साझा करता है, तो कौन सा करता है, कर्नाटक और महाराष्ट्र करता है, ठीक है। तो छोटा सा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य है ये गोवा, ठीक है। अब गोवा से जुड़ा हुआ कुछ जान लेते हैं। भारत तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गोवा कब, गोवा आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, भारत हुआ ब्रिटिशर्स से, गोवा हुआ पुर्तगाली से, कब, 1961 में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है, 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। भारत का सबसे छोटा राज्य है, और गोवा में भाषा कौन सी बोली जाती है, कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में मूलतः डैश भाग समाविष्ट है, मूलतः पूछा मतलब शुरुआती में कितने थे, 22 भाग थे, अभी प्रेजेंट में कितने, 25 भाग। जब भारत का संविधान बना था तो उसमें टोटल कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, याद रखिएगा, ठीक है। 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी, ठीक है। चलिए, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है, अरब सागर, कोच्चि को बोला जाता है अरब सागर की रानी। कोच्चि को पूर्व का वेनिस भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, अरब सागर की रानी भी बोलते हैं कोच्चि को, पूर्व का वेनिस भी बोलते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन भी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तबला वादक नहीं है, क्या पूछ रहा है, तबला वादक नहीं है, तो कौन इसमें तबला वादक नहीं है, तो शिव कुमार शर्मा इसमें क्या है, तबला वादक नहीं है। शिव कुमार शर्मा है क्या, ये सितार वादक है, याद रखिएगा, ये क्या है, सितार वादक है ये, ठीक है। चलिए, किशन महाराज क्या है, किशन महाराज तबला वादक है, जाकिर हुसैन भी तबला वादक है, निखिल घोष भी तबला वादक है, और तबला वादक में फेमस सुखविंदर सिंह हैं, ठीक है। तो ये सब तबला वादक हैं। चलिए, लेकिन शिव कुमार शर्मा सितार वादक हैं। चलिए, किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए, तो कौन से, ऑप्शन के हिसाब से कौन से हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से कन्नड़ भाषा को 7 बार, कितना बार, 7 टाइम्स बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। और यदि पूछेगा टोटल भारत में अभी तक सबसे ज़्यादा किसको मिला था, हिंदी भाषा को, हिंदी को कितना, 10th बार, 10 बार जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो 1965 ईस्वी में, कब, 1965 ईस्वी, 1965 में। किसको दिया गया था,
तो आपको पता हो तो किसको दिया गया था, शंकर कुरूप जी को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, ये बात है। अब पहली महिला कौन थी, आशापूर्णा देवी जी थी, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। ठीक है, ये कब से कब तक रहती थी, 2009 से, बताइए, 2009 से 14 तक रही थी, याद रखिएगा। ये कितने नंबर की थी ये महिला अध्यक्ष लोकसभा की, 15th, कितने, 15 नंबर की, 15 नंबर की थी ये। ठीक है, इसमें सुषमा स्वराज आपको पता ही है, ध्यान तो चुका इनका, ये पूर्व भारत की विदेश मंत्री रह चुकी है। ठीक है, बीजेपी से जुड़ी हुई थी। मेनका गांधी, ये भी बीजेपी की लीडर है, ठीक है, सांसद है, और ये संजय गांधी की पत्नी के ज़्यादा जाने जाते हैं। और इसका और भी चर्चा सुनते हैं, वरुण गांधी का नाम सुनते हैं ना, वरुण गांधी इन्हीं मेनका गांधी के सुपुत्र हैं। ठीक है, चलिए, कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में, कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, तो कौन नियुक्त किए गए, तो आपको पता हो तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो सुमन बेडी को बनाया गया। ठीक है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी किस देश की है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन है, तो कौन सी है, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कुवैती दिनार अभी प्रेजेंट के हिसाब से, आज जो आपका हिसाब है 9 दिसंबर 2022 है, आज के हिसाब से कुवैती दिनार का कितना प्राइस है, 268 रुपये। एक कुवैती दिनार दीजिएगा ना तो कहीं 268 रुपये आपको मिल जाएगा। बहरैनी दिनार, तो बहरैनी दिनार याद रखिए 218 रुपया मिल जाएगा। एक बहरैनी दिनार बराबर 218 रुपया। एक डॉलर बराबर अभी प्रेजेंट के हिसाब से कौन सा, तो कितना, 82 रुपया, 82 रुपीज़ मिल जाता है। ठीक है, ओमानी रियाल से कितना मिलता है, तो ओमानी रियाल से बनता है 213 रुपया। ठीक है, अब अंदाज़ा लगा लीजिए कुवैती दिनार। चलिए, FICCI क्या है, FICCI के और संक्षिप्त रूप FICCI, जिसको बोले तो फिक्की, फिक्की का फुल रूप क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, फिक्की की स्थापना कब हुई थी, 1927 ईस्वी में, याद रखिए, पूछ लेता है, फिक्की की स्थापना कब, 1927 ईस्वी में। कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। चलिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो राष्ट्रीय आय का है सभी अस्थायी लागत का जोड़। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत, क्या भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 360। ठीक है, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 280 के तहत क्या होता है, तो वित्तीय आयोग का गठन होता है। अनुच्छेद 110 किससे, धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, वाद और कार्रवाइयों को लेकर के, कार्रवाई से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 3। चलिए, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क्या, आर्टिकल 21 में कौन सा अधिकार दिया गया, तो कौन सा, भोजन का अधिकार दिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शासकों को अपने शासन काल के अवधि के अनुसार से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब इसमें कौन कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, गयासुद्दीन बलबन है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया। अब ये चारों के चारों किस सल्तनत से, तो याद रखिए दिल्ली सल्तनत से चारों के चारों जुड़े हुए। और किस वंश से, तो आपको पता स्लेव डायनेस्टी से, किससे, स्लेव डायनेस्टी, जिसको क्या आप लोग बोलते हैं, गुलाम वंश। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का काम था, इन्होंने भी गुलाम वंश की स्थापना की थी, स्लेव डायनेस्टी, कब, 1206 से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब था, 1206 से लेकर के 1210 तक था। ठीक है, अब दूसरा क्या बोलते हैं, गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल कब तक था, 1266 से लेकर के कब तक, 1287 ईस्वी तक था। ठीक है, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक, 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक था। ठीक है, और इल्तुतमिश का शासनकाल कब क्या था, 1211 से लेकर के 1236 तक था। अब अंदाजा लगा लीजिए इस हिसाब से, तो सीरियली बैठा लीजिए, तो कौन सा होगा, पहला हो गया 1, दूसरा कौन, इल्तुतमिश 3, उसके बाद कौन सा 4, 2। ठीक है, 1, 3, 4, 2 कहाँ पे, ऑप्शन डी। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी, तो चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी, तो आपको पता तो 1922 ईस्वी में, याद रखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके चक्कर में गांधी जी ने 12 फरवरी, याद रखिएगा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था। चलिए, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तब किस महाद्वीप से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन की जंगल भी है यही अमेजन नदी के पास पर भी है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका, और ये अमेजन नदी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, लंबाई के हिसाब से सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है कौन, अमेजन नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा नील नदी। ठीक है, इसको मिस्र की देन भी बोलते हैं, मिस्र को नील नदी की देन बोलते हैं। चलिए, अब नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा लंबाई के हिसाब से।
नील नदी जो कि अफ्रीका में बहती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा यांगसी नदी। कौन सी? यांगसी, जो कि चाइना में बहती है। ठीक है, 3rd नंबर की ये नदी हो गई। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी। कौन सी? मिसिसिपी नदी। तो ये हो गया आपका। भारत की यदि इसी में पूछ जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है। ये बात तो आपको पता ही होगा। चलिए, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र? तो कहाँ पे भारत का शोध? तो अंटार्कटिका में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल आवास का उदाहरण नहीं है? स्थल आवास का उदाहरण नहीं है तो कौन है? दलदल स्थल आवास का उदाहरण नहीं है। कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए, नेत्र क्या है? नेत्रा। नेत्र क्या है? नेत्र है क्या? तो नेत्र क्या है तो आपको पता हो तो नेत्र क्या? मानव रहित विमान है। नेत्र क्या है? मानव रहित विमान है। चलिए, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो किस भाग में? तो भाग 4 में है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आर्टिकल कितना से कितना लेकर के? 36 से लेकर के 51। याद रखिएगा, आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में। चलिए, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो 245 तो टोटल होते हैं। तो आपको ही पता है 12 ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आप घटा लीजिए, इसमें से कितना होगा? 233। ठीक है, 1192 में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। ये तो पता चल गया। पृथ्वीराज तृतीय बोलते हैं, इसी को पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं, जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। कब? 1192। 1191 में भी लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसमें क्या कहता? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, लेकिन 1192 ईस्वी में सेकेंड तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। कौन? मोहम्मद गौरी ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने, कौन सा? मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो कहाँ पे? तो कितने ईस्वी में? तो 1940 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, पूरी पृथ्वी किस तिथि को रात एवं दिन बराबर होते हैं? तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात का बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा? सहारा रेगिस्तान। कहाँ पे? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महादेश में। ठीक है, अफ्रीका महादेश में नॉर्मल सबसे गर्म है तो टेम्परेचर क्या रहता है? लगभग 38 से 46 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कितना। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट भी है। कौन? सहारा। कालाहारी कहाँ पे? ये भी अफ्रीका महादेश में ही है। आटाकामा किस कॉन्टिनेंट में, किस महादेश में? तो याद रखिएगा, आटाकामा साउथ अमेरिका में है। थार आपको ही पता है भारत का है और एशिया में। ठीक है, थार भारत का थार डेजर्ट। चलिए, नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कौन सा है? नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी नदी पे? तो किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। ठीक है, रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला? तो रंगावली कहाँ की? तो कर्नाटका की। कहाँ की है? कर्नाटका की। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। और इसमें जो जितने भी फेमस है वो भी कहीं न कहीं फेमस चीज़ है। सुदर्शन पटनायक का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस चेहरा है ये, भारत के सैंड आर्टिस्ट हैं। ठीक है, चलिए, जॉन ऑस्टिन ये भी क्या है? राइटर है। ठीक है, आर के नारायण आप भी सुने होंगे देश में, ये इंडियन राइटर है। ठीक है, और वैसे दास कैपिटल की लिखा का पब्लिश कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। कब? 1867 में दास कैपिटल छपा था। चलिए, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बन गया? तो कौन सा देश बन गया? तो कौन सा देश बन गया है? तो आपको पता है, तो पनामा। कौन सा देश बना है? तो पनामा बना है। ये कौन से है? ये याद रखिएगा, पनामा ये लैटिन अमेरिकी देश है। ठीक है, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं लैटिन अमेरिकी देश में, लैटिन में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, लैटिन अमेरिकी देश में। ठीक है, एक तो क्या सबसे पहली बात जानोगे, मध्य अमेरिका का मैक्सिको और साउथ अमेरिका का सारा कंट्री मिलाकर बुलाता है लैटिन अमेरिका देश। तो पनामा है 108वां देश। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेड कहाँ पे है? तो आपके भारत के कहाँ पे? हरियाणा के कहाँ पे? गुड़गांव में। ठीक है, चलिए, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो किसका हिस्सा था पहले? तो मालदीव का हिस्सा था। किसका था? मालदीव का। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सी चैनल है जो एक दूसरे को अलग करती है? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में कौन सा? तो 8 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य NBFC द्वारा नहीं किया जा सकता?
एनबीएफसी द्वारा क्या नहीं किया जाता, मांग आधारित जमा स्वीकार करना नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो कौन सा इसमें मिलाइए, मेमेलिया, चमगादड़, डॉल्फिन और वेल, एकदम सही है। इसके साथ साथ और कौन होता है, चमगादड़, डॉल्फिन, वेल और क्या क्या हो सकता है, गाय, बैल, मनुष्य, सभी आते हैं मेमेलिया की तरफ से, ये सही हो गया। इकानोडर्मेटा, स्टारफिश, समुद्री केकड़ा, समुद्री अर्जिन, एकदम सही है। एम्फीबिया, टोडा, सेलामेंटर, अर्जियर, ये नहीं है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रतिनिधित्व गलत है, गलत बोल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया। मोलस्का, यूनिको, पायला और ऑक्टोपस, एकदम सही है ये, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो गया। निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं, स्पिंडल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के, तो कौन सा है इसमें, तो कौन सा है, अनैच्छिक पेशी में, ठीक है। अनैच्छिक पेशी क्या कह सकते, अनैच्छिक पेशी को समझने के लिए क्या, बेलन आकार का होता है अनैच्छिक पेशी और एकल केंद्रीय होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशी क्या होता है, ऐच्छिक पेशी धारी युक्त होता है और बहुकेंद्रीय होता है, ठीक है। चलिए, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.19 ग्राम में उपस्थित Mg आयनों की संख्या की गणना कीजिए। Mg का परिमाण दे चुका है कितना, परमाणु द्रव्यमान दे चुका कितना, 24। आपको पता हो तो MgCl2 का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो आपको पता MgCl2, Mg का आपको पता है ऑलरेडी, यदि 24 साथ में क्लोरीन का 35.5, ये 2 है, Cl2 है तो इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 95 ग्राम, कितना होगा, 95 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई। इसके साथ क्या, यदि यहाँ पे Mg आयनों की संख्या, Mg के आयनों की संख्या ज्ञात करना है ना, Mg के आयनों की संख्या ज्ञात करना है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो का संख्या कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इस पे हिसाब से बैठा दीजिए, स्मॉल m कितना हो गया, स्मॉल m का मान दे रखा आपको 0.019 अपॉन कैपिटल में, कैपिटल M क्या, जो आप 95 ग्राम निकाले थे, 95 इंटू एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻23। इसमें आंसर कौन आ जाएगा, सी नंबर, ठीक है, 1.20 इंटू 10⁻20। चलिए, अनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई निम्न में है। अनुवांशिकता की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन सी है इसमें, तो कौन सी है, तो जीन है। कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न में से कौन है, तो सेलुलोज। सेलुलोज को मानव पचा नहीं सकता लेकिन पशु तो पचा लेते हैं, ठीक है। चलिए, वायरस के कारण ना होने वाली क्या है, ना होने वाली बोलिए बीमारी पहचानिए। वायरस के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है, तो आंत्र ज्वर, इसी आंत्र ज्वर को आप लोग क्या बोलते हो, टाइफाइड बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं। चलिए, यह आंत्र ज्वर टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो आपको पता है जीवाणु द्वारा, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। बाकी सब क्या, बाकी सब वायरस द्वारा होता है, ठीक है। याद रखो, ऑप्शन ये हो गया। क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है, जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ेगी तो क्या होगा, उस जगह पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक काली सतह के बारे में क्या है, एक काली सतह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो कौन सा, तो देख लीजिए कौन है, ऑप्शन सी, यह अधिक उष्मा ऊर्जा अवशोषित और अधिक उष्मा ऊर्जा विकिरित करती है। अधिक उष्मा ऊर्जा अवशोषित भी करेगी, अधिक उष्मा ऊर्जा विकिरित भी करेगी, तो ऑप्शन सी हो गया। मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकता, मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगा सकती, कितना, तो कौन सा, 20 हर्ट्ज से यदि कम होगा तो मानव कान पता नहीं लगा सकता। एक्चुअली मानव कान की श्रवण सीमा मतलब सुनने की सीमा कितना से कितना तक, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, समझे बात को, 20,000 हर्ट्ज तक की सीमा को मानव कान सुन सकता है, इसके ऊपर या नीचे नहीं सुन सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस सीमा को याद रखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होती है, कौन रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता, बादलों का निर्माण रासायनिक परिवर्तन का कारण नहीं है। यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन क्या है, 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लंबवत ऊपर की ओर लंबवत नीचे की ओर दिशा में कार्यरत होता है, निकाय का कार्यरत शुद्ध बल का परिमाण निम्न में से क्या होगा, तो क्या होगा, तो आप इस तरीके से हिसाब से देख लो, ठीक है। ऊपर लगा 25 न्यूटन, नीचे लगा 10 न्यूटन, ठीक है। तो आप घटा लो, इसमें से 25 में से 10 गया, कौन सा, 15 न्यूटन होगा, ठीक है। तो किधर, ऊपर की ओर किसके का कितना, 15 न्यूटन है, सी, ऑप्शन सी हो गया। वह गैस जो चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है, तो कौन सा गैस बन कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां क्या हो जाती है, शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, ऑप्शन ए हो गया।
चलिए 64, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से किसी दूसरे वस्तु के द्रव्यमान 2m है, विराम अवस्था से टकराती है, इस दौरान उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होगी। गतिज ऊर्जा में कमी, तो संवेग संरक्षण के नियम यहाँ चलेगा। तो संवेग संरक्षण का नियम आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लगा दो इसको, हाफ कहने का मतलब m, यहाँ 2m ऑलरेडी दे रखा है, दूसरा v, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 आपको पता ही है, m दे रखा है mu इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 3m v, ठीक है, m कट गया। अब v इक्वल टू आपको पता ही है यहाँ पे, तो कौन सा होगा v इक्वल टू u/3, ये तो आपको पता चल गया। दूसरा आप इसी के हिसाब से लगा लो, क्या हाफ काइनेटिक एनर्जी ना, हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर, इस पर लगा लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। कौन सा आंसर होगा आपको हम आंसर बता देते हैं। तो आंसर होगा कौन सा, तो ऑप्शन सी, आरंभिक गतिज ऊर्जा 8/9 होगा, ठीक है। चलिए आप लगा लेना, काइनेटिक एनर्जी का लगाता है हाफ mv स्क्वायर m1 v स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, इस पर लगा लेना, ठीक है। काइनेटिक ह्रास निकालना है ना, तो माइनस कर लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाए यदि उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाए। प्रभावी लंबाई कितना कर दिया जाए, तो 4 गुना। अब इसका फार्मूला क्या होता है सरल लोलक का आवर्तकाल, तो आपको पता ही है, तो क्या होता है टी इक्वल टू क्या होता है 2π√L/g, ठीक है। आपको पता है ये पूछ रहा है, जी तो कांस्टेंट है आपका, ये भी कांस्टेंट है, केवल परिवर्तन कौन होगा एल। एल को हम क्या कर सकते हैं, एल यदि 4 रखेंगे, ये क्या पूछ रहा है 2 गुना, क्या बोल रहा है इसकी प्रभावी लंबाई कर दिए 2 गुना चाहिए इसको, तो यहाँ पे 4 गुना रखेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तभी तो 2 गुना होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, तो 4 गुना करेंगे तभी तो रूट के बाहर निकलने के बाद 2 गुना हो जाएगा। तो कौन होगा, ऑप्शन सी हो गया। चलिए हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्था की सीमा में, प्रत्यास्था की सीमा में क्या होगा, तो क्या होगा, तो ऑप्शन बी, प्रतिबल अपॉन विकृति इक्वल टू प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। चलिए यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पर, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो उस विलयन का पीएच मान क्या होगा, पीएच मान क्या होगा 7 से कम होगा। क्या कर रहा है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर रहा है, लाल रंग में बदल देता है, नीला को लाल में बदलता है, तो पीएच मान क्या होगा 7 होगा। संलग्न की गुप्त ऊष्मा है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा है, क्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा संलग्न की गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है। चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में मौजूद होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद किस में होता है, परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में मौजूद होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है इस चीज़ को जानते हो, ऑक्सीकरण होता है कौन सा, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। चलिए मैलपी घी क्या है, मैलपी घी नलिका निम्न में से उत्सर्जी का निष्कासन करती है, क्या निष्कासन करती है, कहाँ पे, तो रक्त लसिका में, कहाँ पे करती है, तो रक्त लसिका में करती है। वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है, वाष्पोत्सर्जन की सबसे ज़्यादा कब प्रभावित होती है, तो जब वो आर्द्रता में होती है, ठीक है। चलिए दुग्ध उत्पादक मादा मवेशी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो आपको ही पता, दुधारू में पशु बोलते हैं, मिल्क एनिमल बोलते हैं, मिल्च एनिमल क्या बोलते हैं, मिल्च एनिमल। चलिए रोगजनक जीवाणु क्या है, रोगजनक जीवाणु, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए दवाओं को क्या कहा जाता है, तो रोगजनक जीवाणु शरीर में जाता है उसको रोकने के लिए क्या चीज़ हम लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी हो गया। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है, तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है, तो किसका होता है, तो आपको पता किसका, नाइट्रोजन का, ऑप्शन बी। ये थे टोटल 75 क्वेश्चन, ठीक है, जीके जीएस का, आपको 70 सेट का। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।